हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। जो बच्चे क्लास 11th के हैं ना, तो मैं आपको ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको पेपर कैसे करना है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आप बहुत अच्छा पेपर कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा मानना है, और आपको आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं डीओई के पेपर ही लेकर आया हूँ लास्ट ईयर के, और इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि पेपर का पैटर्न सेम रहेगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और आपको पता भी लग पाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और करनी कैसे तैयारी। देखिए, मैं यहाँ पर पहले इवनिंग शिफ्ट का पेपर आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम में एक पैसेज करनी होगी। ठीक है, और देखिए ये आपतित है और 10 मार्क्स की है। तो आप कैसे पढ़िएगा, मेरी बात मानिएगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2-3 पढ़िए। ठीक है, शुरू के 3 पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर आप शुरू की पैसेज पढ़िए। फिर आपको उसमें से अक्षर जो मिलेंगे उसे आराम से उसमें ढूंढ के करिए, और फिर उसके बाद पढ़ के अच्छे से समझ के देखिए कि जो आपने करा है वो ठीक है या नहीं, या जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि हमें पैसेज में किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए हम उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पैसेज है, इसके आंसर की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप आंसर की भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस पैसेज में आंसर सारे बता देता हूँ, और मैं आपको जो ग्रामर वगैरह वो समझा भी दूंगा। ठीक है, ताकि आपकी बहुत हेल्प हो सके। ठीक है, तो देखिए, पैसेज तो देखो हमेशा नहीं आएगी। बाकी जिन बच्चों ने पढ़ी है और वो अपने आंसर मैच करना चाहते हैं कि उन्होंने सही करे हैं या नहीं करे, इस वीडियो में थोड़ा उन्होंने टाइम लगाया है। तो देखिए, इसमें जो पहले का जो आंसर है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित कवि थे, पैसेज में आराम से मिल रहा है। तो इसका आंसर है राम भक्त शाखा। और संत एकनाथ का संबंध किस प्रदेश से है, तो वो है महाराष्ट्र से। ठीक है, आराम से इसमें आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर सारा देखो, यहाँ पर शुरू में था ये रहा, भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, मिल गया ना आंसर इसमें। तो पैसेज बहुत अच्छे से करना, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। फिर इसमें थर्ड था, यहाँ पर गद्यांश का मूल भाव क्या, मतलब ये जो कहानी है ना, हमें मेन क्या बताना चाहती है। मेन बताना चाहते हैं धर्म के बारे में, कि धर्म ही एक मूल है। ठीक है, तो कौन सा धर्म की बात की जा रही है, दया के धर्म की, तो यहाँ पर ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया था, व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के डैश के बारे में सोचना चाहिए, हित के बारे में, भले के बारे में। ठीक है, फिर दया को ईश्वर प्राप्ति का साधन किसने माना है, दया को जो है ना ईश्वर प्राप्ति का साधन किसने माना है, तो आपको यहाँ पर बताना था। तो ये यहाँ पर है महाप्रभु चैतन्य ने। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर है कि ईश्वर का सही निवास स्थान क्या है, तो दीन दुखियों का घर, मंदिर मस्जिद, तो यहाँ पर ये दीन दुखियों का घर। ठीक है, ये हमको बताना था यहाँ पे। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहे हैं इसको विचार करो और बताओ कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ, आप खुद बताइए। देखिए, जनरल नॉलेज है। मनुष्य दीन दुखियों पर दया कर जीवन को सार्थक बना सकता है, बिल्कुल सही। समर्थ की सहायता करना दया का ही रूप है। जो समर्थ है, जिसके पास सब कुछ है, उसकी हेल्प करने से क्या होगा, जो दीन दुखी उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने घायल जटायु पर दया कर मरहम पट्टी की थी, तो आपको ये इसके हिसाब से बताना है कि क्या किया था क्या नहीं किया था। समझे ना मेरी बात। तो इसलिए इसके अनुसार जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा ये खा सीखे, क्योंकि केवल एक ही काम यहाँ पे दिखाया गया पैसेज में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार क्षमा करके किसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, जो अत्याचारी है। अब देखो मेरी बात, यह 9 क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन लिखा है और ये कारण, पता है इसे कैसे करना है। सबसे पहले पता लगाओ कि क्या दोनों ट्रू है। व्यक्ति की जीव मात्र के प्रति दया एवं प्रभु के नाम स्मरण में रुचि होनी चाहिए। तो ये ठीक है गलत है, ये आपको पहले पता लगाना है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा इतिहास दयाहीन व्यक्तियों से भरा पड़ा है, ऐसा थोड़ी होता है।
कि हमारे इतिहास में मतलब ऐसे लोग हैं जिन पर मतलब दया है ही नहीं जिनके पास, तो ये गलत है ना, ये सही है ये गलत है। तो जब ए सही है और आर गलत है तो हम उसे सी पर टिक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, दया, करुणा, सहानुभूति आदि गुणों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन सबको ना हम मानवीय गुण के नाम से जानते हैं। फिर देखो आपके एग्जाम में ना सेकंड एक स्टेंजा आएगी जिसे हम काव्यांश कहते हैं हिंदी में। तो इस काव्यांश को पढ़कर आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। यहाँ देखो, बटोही को पैरों की निशानी के बारे में क्या पता करना होगा? तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ के बता रहा हूँ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट मतलब जो मापने वाला होता है, ठीक है। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। मतलब बाट के बारे में पुस्तकों में नहीं छपा कि किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, हम ये भाव पता लग रहा है। अब देखो पढ़ते हैं यहाँ पर कहना क्या चाहता है। बटोही को पैरों की निशानी के बारे में क्या पता करना होगा? पैरों की निशानी के बारे में बोल रहा है, तो हमें और देखना पड़ेगा कि पैरों की निशानी तो यहाँ पे भी यूज ही नहीं हुआ। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या? मतलब बहुत से लोग निकल जाते हैं और पता नहीं चलता वो कहाँ गए कैसे गए। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों के निशाने, मतलब कुछ लोग इतने महान बन जाते हैं अपने निशान छोड़ के चले जाते हैं जिससे दुनिया उन्हें याद करती रहती है। तो अब देखो, बटोही को पैरों के निशाने के बारे में क्या पता करना होगा? इसके मौन को समझना होगा, इसका अर्थ जानना होगा बटोही को, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसे पहचान कर अपना रास्ता चुनना होगा। तो बताओ क्या करना होगा, कौन सी सही है? देखो, पूर्व चलने के बटोही। अब देखो बटोही जो है वो पूर्व चलने के लिए, तो बाढ़ की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी इसकी कहानी, इसकी छपी की कहानी है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हर चीज, इन चीजों जो भी दे रखी है उन्हें समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे भी मेंशन किया गया है, क्या निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंक्ति पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाढ़ की पहचान कर ले। मतलब ये सारा इसमें मेंशन है, तो हमने सारा देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं ना, 2 क्वेश्चन मैंने कहा शुरू का हमेशा पढ़ना करो, फिर आइडिया हो जाता है कि हमें पढ़ना कैसे है। तो बटोही को पैरों की निशानी के बारे में क्या पता करना होगा? इसके मौन को समझना होगा, ठीक है। इसका अर्थ जानना होगा, ये भी सही है। और इसे पहचान कर अपना रास्ता चुनना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें और पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कि वो क्या क्या और कह रहा है, ठीक है। तो तीनों बातें इसकी सही है अगर हम इसको पूरा देखते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? घ आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं काव्यांश का मूल भाव क्या है, मतलब ये जो पूरी कहानी है किसके बारे में बता रही है? ये मतलब जीवन के सत्य को जानने की बात कर रही है, क्योंकि वो उसे जानना चाहता है, पहचान करना चाहता है, ठीक है। इसको पढ़कर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे जो क्वेश्चन है ना ये डीपली है थोड़े, इसकी स्टडी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा बताएंगे। और एक और मैं बताता हूँ शॉर्टकट तरीका है। अब देखो तीनों बातें नेगेटिव लग रही हैं, संशय की स्थिति में रहना, शब्द पर मुग्ध होकर रहना, और प्रतिक्षण दुविधा में रहना। लेकिन ये बात जो है ना, जीवन के सत्य को जानने की कोशिश करना, ये अलग है, ये पॉजिटिविटी को बता रही है। तो इसलिए भी आंसर इसका हो सकता है। फिर भी आपको पैसेज को, स्ट्रेंजर को देखना अच्छे से, क्योंकि स्ट्रेंजर 2-3 बार पढ़ोगे नहीं ना, आपके दिमाग में सही समझ में आएगा नहीं, टाइम देना पड़ेगा आपको। और जो 15 मिनट होते हैं आप इसी में लगाइएगा। कवि बटोही को क्या सलाह दे रहा है? बताओ क्या सलाह दे रहा है? सही रास्ते की पहचान करने की तो दे रहा है। फिर कह रहे यात्रा कब सरल बनती है? बताओ यात्रा कब सरल बनेगी? जब हमें यात्रा के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी तभी तो। अब जैसे आप कहीं जाना चाहते हो, जैसे आप कुछ बनना चाहते हो, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना चाहते हो, उसकी आपको सही नॉलेज होगी तभी तो आपकी वो यात्रा अच्छी बनेगी, तभी तो आप लाइफ में सक्सेस पाओगे। ठीक है ना। बटोही शब्द का सही अर्थ क्या होगा? बटोही का जो सही अर्थ है वो क्या है? राहगीर, जो चलने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उसी का यही मतलब निकल रहा है अगर हम इसे पढ़ रहे हैं तो, है ना। फिर उसके बाद देखो 6 क्वेश्चन का आंसर क्या है। 6 क्वेश्चन, अब मैं सब आंसर बता रहा हूँ, आप खुद इसे
कर लीजिएगा। तो छठे का जो आंसर है ना वो है घ, क्योंकि मैंने कहा था एक एक दो दो समझाऊंगा, मैंने फिर भी थोड़ा ज़्यादा बता दिया। और जो सातवां है इसका आंसर जो है वो घ, ठीक है। और आप देखना पड़ेगा और पता लगाना कितना चाहिए। आठवें का जो है वो ख। अब उसके बाद देखो अभिव्यक्ति और माध्यम आपके एग्जाम में यहाँ पर दे रखा है। और जैसे कि मैंने बोला कि आपके लिए मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर भी है। तो देखो पैसेज तो देखो कोई से भी नहीं बना के दे सकते हो, है ना। मेरे पास सुन ना, पैसे कोई से भी आ सकती है, यहाँ पे कोई भी आई होगी, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि पेपर कैसा रहेगा। हाँ, अब देखो अव्यक्ति और माध्यम, मैं इन दोनों पेपर की अव्यक्ति माध्यम आपको बताता हूँ। जैसे पहले हम यहाँ की लेते हैं। ये कह रहा है डिकोडिंग से क्या अभिप्राय है, बताओ डिकोडिंग का क्या मतलब है। डिकोडिंग देखो आपने संचार पढ़ा होगा। संचार का ना एक ये तत्व है ये। मतलब जैसे सबसे पहले भेजने वाला चाहिए, फिर भेजने वाला उसकी एनकोडिंग करता है, फिर वो मैसेज को बनाता है पूरा, उसके बाद फिर वो भेजता है भेजने वाले को, फिर भेजने वाला उसकी डिकोडिंग करता है, ठीक है। फिर वो भेजने वाले के पास पहुंच जाती है, और फिर वो क्या करते हैं फीडबैक देता है, और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो श्योर होता है जो प्रॉब्लम पैदा कर देता है। ठीक है ना। डिकोडिंग से क्या अभिप्राय है, तो डिकोडिंग का मतलब यही होता है कि संदेश में निहित अर्थ को समझना। ठीक है, सामने वाला उसको क्या डिकोड करेगा, क्या सुनेगा उसको। ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आया है। ये कह रहे थे 1931 में पहली बोलती फिल्म आई थी, बिल्कुल ठीक। और जो गुम की फिल्म आई थी 1913 में आई थी। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं टेलीविजन एक दृष्टि से भी, मतलब टेलीविजन को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हाँ, टेलीविजन को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है। 70 की ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। क्या जो ऑल इंडिया रेडियो है 69 में आया था, नहीं तो ये गलत है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका सी। तो देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। फिर ये कह रहा है समाचार के और ये कमेंट में बताना कि ऑल इंडिया रेडियो जो है ना कब आया भारत में। ठीक है। फिर समाचार के आवश्यक तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो समाचार उसे कहते हैं जिसमें नवीनता हो, जिसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जिसका इफेक्ट भरे। ये नहीं कि उसमें एक जने का पक्ष ले लें। पक्ष मतलब सपोर्ट एक को करना, दूसरे को सपोर्ट ना करना, वो नहीं होता। ये कह रहा है पत्रकार की बैसाखियां किन्हें कहा गया, मतलब किसके बिना पत्रकार कोई कुछ भी नहीं है। तो देखो पत्रकार जो है ना वो पत्रकारिता की अगर उसमें मूल्य नहीं है ना, उसमें वैल्यूज नहीं है, तो उसके बिना पत्रकार कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया इस पत्रकारिता में फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों पर जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। पता है वो किस में होता है। देखो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसे पेज 3 पत्रकारिता में कहते हैं। ठीक है, पेज 3 ये आपको सारी पत्रकारिता पता होनी चाहिए कौन सी क्या करती है। देखो ये मैगजीन होता है ना, उसका जो तीसरा पेज होता है ना वो इसी से जुड़ा हुआ होता है। एक बात और बताता हूँ, जैसे आप गूगल है ना, गूगल पर जाएंगे ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पर जाइए, डीओई सपोर्टिंग मटेरियल लिखिए, ये लिंक आएगा, इसको ओपन कीजिए। डीओई पूरा लिख लेना। ठीक है ना। तो यहाँ हिंदी का सपोर्टिंग मटेरियल होगा, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, मतलब इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हमने ये डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको ना मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको सारी पत्रकारिता वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाए। देखिए जब आप सपोर्टिव मटेरियल खोलेंगे ना तो आप पेज नंबर 165 देखना। देखो पीत पत्रकारिता ये रही जिसमें हम किसी सनसनी को फैलाने की बात करते हैं। ठीक है, जैसे पीत पत्रकारिता में अखबार अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों और प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़, ठीक है, इस तरह की गपशप को बताता है। और पेज 3 में महिला या कोई पार्टी या कोई जाने माने लोग हैं उनकी निजी लाइफ के बारे में जो लिखा जाता है ना वो है। और डेडलाइन किसे कहते हैं कि मतलब जब जिस तारीख तक उस न्यूज़ की ना इंफॉर्मेशन है, अगर वो बीत जाए तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता। जैसे आपको डेट शीट अगर कोई बता रहा है तो जब तक आपने एग्ज़ाम नहीं दिया उससे पहले तक वो वैलिड है। लेकिन आपने वो एग्ज़ाम दे दिया फिर उस डेट शीट में उस सब्जेक्ट की डेट का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो होती है डेडलाइन। ऐसे न्यूज़पेपर किसे कहते हैं जिसमें किसी मुद्दे पर
लेख या फीचर में उस नवीनतम घटना के बारे में बताया जाता है जिस जैसे किसी मुद्दे पे कोई चर्चा चल रही है, ठीक है ना, तो अचानक उसमें कोई ऐसी बात आ जाती है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, तो उसको न्यूज़ पैक कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सपोर्टिंग से ये सारा कीजिए। आपके पास व्यक्ति और माध्यम के लिए अगर कोई मटेरियल नहीं है ना, तो आप सपोर्टिंग से बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद देखो आपकी बुक में से जो पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग है ना, तो आपको पैसेज मिलेगी, फिर आपको इनको आंसर देने होंगे, ठीक है। देख लो कैसा पेपर है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, है ना। फिर उसके बाद देख लिया क्वेश्चन आंसर। तो देखो अब यहाँ मैं दिखा भी दूँ तो आंसर तो यही है ना, कि कहने का मतलब है कि क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना इस तरीके से। आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते तो प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। ये आंसर मैं दिखा रहा था, फोर्थ की आंसर है, ठीक है। ये पांचवे का है, ये भी वही है जो ग्रामर थी। उसके लिए आपकी बुक के चैप्टर के आ गए, मतलब जो भी मैंने पैसे दिखाई है, ब्रजभाषा, यथार्थ, ठीक है, ये सारे के सारे। अभी पांचवी पैसेज अभी आपको दिखाऊंगा, तो ये उसके आंसर हैं, ठीक है। देख लिए आंसर हो गए, ठीक है। सिक्स देखो, ये देखो सिक्स नंबर, पहले पांचवा देखो, ये पैसेज है, फिर बुक से पैसेज आई है, आपको इसको पढ़ के ये सारे आंसर देने हैं, ठीक है ना। और आप खुद ट्राई करो, देखो कितने आपके आंसर से निकलते हैं। मैंने आंसर तो दिखा दिए, फिर उसके बाद में ऐसे कर लेना। अब देखो ये फिर से आपकी बुक में से क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ा तो आराम से फिर टिक कर देंगे। देखो एमसीक्यू कितना ज़्यादा आ रहा है, ये देखिए। क्योंकि बच्चे ये जानना चाहते हैं कि उनका पेपर कैसा आएगा। देख लो ऐसे पेपर आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम नहीं आते, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और देखो कैसे कैसे क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, ये मैचिंग करनी है इसको। ये बुक में से अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आप आराम से कर दोगे, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब उसके बाद देखो आगे क्या है। उसके बाद देखिए खंड बा है, दृश्य लेखन बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जब दृश्य लेखन आप लिख रहे होंगे ना, तो आपको वर्तमान काल का प्रयोग करना है। अगर आप भूतकाल का प्रयोग करेंगे ना, तो आपका जो है फिर वो गलत हो जाएगा। मेरी बात सुन रहे हैं? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो दृश्य लेखन लिखना होता है, उसे वर्तमान काल में लिखना होता है। देखिए यहाँ बता रहा है कि दृश्य लेखन क्यों जरूरी होता है। कल्पना शक्ति का विकास, विचार और भावों को सूत्र में बांधने की मतलब नॉलेज मिले। तो हमें दृश्य लेखन क्या होता है, कैसे होता है, ये तो नहीं आएगा। हमें दृश्य लेखन लिखने को आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ हमें हिंट दे दी, फिर हमें देखो वर्तमान काल में लिखना है। मुख्य सड़क से चुनावी रैली निकल रही है, मतलब जो जो आप देख रहे हो, दृश्य मतलब देख रहे हो, उसे लिखते चले जाओ। अगर आपने लिख दिया था, थी, थे, हो रहा था, हो रहा था, हो रही थी, तो आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे जो जो होता जा रहा है, जैसे मर्जी लिखो, क्योंकि कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, बस आपको लिखना है। इसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है। ये नहीं कि बस आपको अपने शब्द सीमा को ध्यान में रखकर उसे वहाँ पे बंद कर देना। जैसे इन्होंने शब्द सीमा का प्रयोग करके उतना लिख दिया जितना इसे लिखना चाहिए था, ठीक है। ये देखो एक एग्जांपल और दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये डीओई का सपोर्टिंग मटेरियल ही है, ठीक है। समझ में आ गया। वर्तमान में लिखना है, भूतकाल में नहीं लिखना। था थे नहीं मत लगाना, रहा है, रही है, इसी का यूज करते करते लिखते चले जाना, ठीक है। समझ में आ गई। ऐसे यहाँ लिखा ना, सब्जी मंडी का दृश्य लिखना है, और यह मित्र सहेली के जन्मदिवस का दृश्य, दोनों में से एक लिखना है, ठीक है। मतलब आप वहाँ पर हो और आप उसे क्या क्या देख रहे हो वही आपको वहाँ पर मैंशन करते चले जाना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सौवृत्त आपको तैयार करना है। देखिए सौवृत्त का मतलब होता है आपको ने बायोडाटा बनाना होगा, लेकिन आप लेटर के फॉर्मेट में करें, उसके बाद सौवृत्त दे, तब बेनिफिट रहेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सौवृत्त का पैटर्न देख लीजिए। जैसे एग्जाम में सवृत्त आ गया, तो सवृत्त मतलब होता है बायोडाटा लिखना। तो एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति प्रदान करती है। अतः इस स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए
अपना सवृत आपको तैयार करना है, तो आपको स्कॉलरशिप चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे देख लो। अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, फिर शैक्षिक योग्यता, इस तरीके से। आपको भी सर मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूँ, तो मैंने कहाँ से सारी पढ़ाई कर ली। आपको पैटर्न तो फॉलो करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ही आपको। सुन रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से आपको ये फॉलो करना है, देख लो। ठीक है, ये ऐसे ये हो गया सवृत आपका। ये एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप। उसके बाद इस बच्चे ने कैसे प्रेजेंट किया या कैसे सपोर्टिंग मटेरियल में दिया गया, आप देख लो। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर डियर आप ये नहीं करना चाहते, तो आपके ऑप्शन में जो है यहाँ पर दैनिक समाचार पत्र में संपादक को पत्र लिखने को आ गया है। देखो ऊपर का पार्ट तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले आप परीक्षा भवन लिख दीजिए, फिर दिल्ली लिख दीजिए, या अपना एड्रेस लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए डेट, लिख दीजिए संपादक महोदय दैनिक भास्कर दिल्ली, फिर विषय लिख दीजिए किसके बारे में, पार्क की दुर्दशा हेतु ध्यान देने हेतु पत्र। ठीक है, उसके बाद मान्यवर लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र के पार्क की दुर्दशा के बारे में संबंधित विभाग को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले के पार्क में बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई नहीं है, वहाँ पे जो शरारती तत्व हैं वो बैठ जाते हैं, आम जनमानस वहाँ पर बैठने में असमर्थ है। ऐसे लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, फिर लास्ट में लिखोगे, आशा करता हूँ कि आप मेरी समस्या को अपने समाचार पत्र के उचित कॉलम में स्थान देंगे ताकि मेरी समस्या शीघ्र अतिशीघ्र हल हो सके। भवदीय, इस तरीके से ऊपर नीचे का पैटर्न बता दिया है, बीच में आप जो जो से जुड़ा हुआ है वो लिख लेना। ठीक है, 2-3 बार सुन लेना। फिर देखो यहाँ पर यह है कि आपको प्रतिवेदन बंद करना है या कार्यसूची करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसका पैटर्न दिखा देता हूँ, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, प्रतिवेदन क्या है और यह कार्यसूची क्या है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जैसे ये सॉवरित है ना, तो ये जॉब के लिए होता है। तो कई टीचर्स कहते हैं कि भाई हमें ना जॉब की तरह लेटर के फॉर्मेट में दो, उसके बाद सॉवरित लिखो। तो आप इस एग्जाम्पल को भी नोट कर सकते हैं कि जब हम जॉब मांगते हैं ना, आवेदन देते हैं जॉब के लिए, तो किस तरीके से परीक्षा में नई दिल्ली डेट, फिर इस तरीके से लिखा गया है, फिर ये विषय और कोई भी आ जाए, सेम यही पैटर्न फॉलो कर लो, बस थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद सवरित लिखना। कई टीचर ऐसे कहते हैं कि पत्र लिखो, ठीक है, उसके बाद लिखो, क्योंकि इसमें पत्र के बारे में बोला नहीं गया, बस अपना सवरित बोला। तो ये मान के चलते हैं कि जब कोई बायोडाटा देता है तो वो अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा के चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर इस रूल को फॉलो करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, देख लो कैसे लिखा हुआ है। उपलब्धियां बतानी पड़ेंगी, इतना बड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा बता दो। ये जैसे तुमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया ना, इसको कम कर दो। ये अनुभव मत लिखो, संपर्क मत लिखो। ठीक है, उपलब्धियां लिख दो, बस बहुत है। वैसे संपर्क जरूर बताना चाहिए, ये और ये जरूर बता दो, ये छोड़ दो, और ये तो बनाना पड़ेगा, ये वाक्य करना पड़ेगा। ठीक है, फुल मार्क्स लेने के लिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया? और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो संपादक वाला आ गया। संपादक जी न्यूज़पेपर बता रहा था ना मैं, पैटर्न देख लो, उसमें फायदा हो गया। ये रहा पैटर्न। बाकी सपोर्टिव मटेरियल आपके पास होगा, ये पढ़ लो, आइडिया ले लो कैसे लिखा है। बस देखो ऊपर का पैटर्न सही होना चाहिए, अगर ये गलत हो गया तो नंबर कट देंगे। पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर जिस अखबार में लिख रहे हैं उसको, फिर विषय, फिर लिखते जाओ। देखो पैटर्न को फॉलो कर ले, स्पेशली वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और दे रखे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर मैं आपको कार्यसूची का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पूछा है ना हमसे क्वेश्चन में कार्यसूची का, ये कार्यसूची का पूछा है ना, तो कार्यसूची क्या है, आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो बैठक हुई, देखो राजकीय सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय शालीमार बाग की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के लिए बुलाई गई बैठक की कार्यसूची तैयार कीजिए। बैठक बुलाएंगे तो उसके लिए कार्यसूची, उसमें पता है कार्यसूची क्यों बना रहे हैं कि भाई देखो जो जो मेंबर हैं उनको बता रहे हैं कि भाई देखो हम इसके रिगार्डिंग ये काम करने जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर जो जो आपकी राय है या जो भी आप अपनी बात बताना चाहते हैं, आप अपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आइए। तो कार्यसूची, और कार्यसूची में क्या क्या काम होंगे ये सब उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी के रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पर खेल प्रतियोगिता करवानी है तो उससे पहले एक बैठक बुला रहे हैं ताकि वो
बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो काम अच्छे से हो पाए जो हम चाहते हैं। संगम विहार में निवासी कल्याण संघ RWA ने युवाओं के एक दल को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी दी। हिमांशु की ओर से संयोजक की भूमिका का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम के लिए कार्यसूची बनाई है। बस वही अब कार्यसूची बनाएगा कि भाई कौन कौन आएगा, कितने बजे बैठक होगी, कौन से स्थान पर होगी। तो ये इस तरीके से, जैसे वहाँ पे एनुअल डे फंक्शन है या कोई भी आ जाए, तो इस तरीके के बैटर को फॉलो कर सकते हैं। और कौन कौन सदस्य आएंगे, किस किस पर विचार विमर्श किया जाएगा, जो टॉपिक है वही बस पैटर्न को फॉलो करना और लास्ट में ऐसे साक्ष्य लिख के खत्म कर देना। ठीक है। और आप एग्जाम्पल और भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये कार्यवृत्त है, वो कार्यसूची था। ये कह रहा है कार्यवृत्त सुन लो। संगम विहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए प्रबंधक दल समिति की बैठक हुई। इसका कार्यवृत्त लिखिए। देखो अब वहाँ बैठक हो गई, देखो वहां पर बैठक करवानी थी तो कार्यसूची देनी थी। अब यह बैठक हो गई है तो कार्यवृत्त बताना है कि भाई देखो, आप पढ़ोगे ना, ये बैठक हुई थी, ये पास्ट है, मतलब ये बैठक होने के बाद लिखने वाली चीज है, और वो बैठक करने से पहले लिखने वाली चीज है कौन सी, कार्यसूची। ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता। ये इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा लिखा है, इतना बड़ा नहीं लिखो, दो चार पॉइंट आप बता सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन रिपोर्ट की तरह होता है, क्या क्या घटना हुई थी वो सारा बता देना है। वो भी आप सपोर्टिंग मटेरियल से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन वगैरह कौन कौन से आए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको इसके आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है। आप पढ़ना चाहते हो यहाँ से सारा पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायरी लेखन से हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कैसे, आप बना बना के लिख दो। भाई डायरी जो है ना, हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, और डायरी जो है वो रोक टोक किसी प्रकार की नहीं करती है, उसे हम कभी भी लिखना चालू कर सकते हैं। वो हमें कुछ भी जो है ना मतलब बोलती नहीं, रिस्पॉन्स नहीं देती। और हम अपनी कमियों को जैसे ना उसमें लिख सकते हैं, और हमें, क्योंकि वो किसी और को नहीं बताएगी। ठीक है ना, हमारी कमियों को दूर करने में हमारी मदद भी करती है वो। ऐसे बना बना के उसमें लिख सकते हो आप। ठीक है ना। बाकी के सारे क्वेश्चन वगैरह दिखा देता हूँ, है ना। अब उनको आप देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और आप उससे आइडिया ले सकते हैं। ठीक है ना। ये सारे आंसर देख लो, पत्रकारिता के ऊपर आया है। ठीक है। 10 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए 10वीं के हो गए, इसमें से 2 करने थे पहले। उसके बाद देखो ये प्रसंग और व्याख्या में बच्चे कहते हैं कि सर इसमें कैसे करें। देखिए, देखिए काव्यांश की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको प्रसंग भी बताना है, व्याख्या भी बतानी है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। इसके कवि ये हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया, फिर इसकी व्याख्या लिखनी पड़ेगी कि क्या बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और सपोर्टिंग में आपको एक दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, उससे प्रैक्टिस कर लो। दोनों में सबको एक करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो प्रसंग आपको ये तो पता होगा कौन सी किताब से, ये तो पता होगा कौन से पाठ से है। ठीक है, नहीं पता तो ये तो पता है ना कौन सी किताब है, किताब तो वही रहेगी, आप लिख दो ये इस किताब से लिए गई है। फिर व्याख्या में इसी को आप अपनी भाषा में बना बना के लिख दो। अब 6 नंबर का है, देखो 6 में से 2 या 3 तो मिल जाएंगे ना आराम से, इस तरीके से। बाकी अगर आप पूरा करोगे तो बेस्ट है। फिर उसके बाद ये है, दोनों में से एक करना था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लो कितने हैं, 2 करने हैं आपको। तो अब के वो क्या, उसके बाद यहाँ पर देखो लास्ट, फिर वही आ गया प्रसंग और व्याख्या। ये गद्य में से आया है, चैप्टर में से आया है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आंसर है। अब जो क्वेश्चन आंसर उसके आंसर देख लो आप। ठीक है, ये देखो, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब जो दूसरा जो पेपर है, मैं उसके भी आपको क्वेश्चन वगैरह दिखा देता हूँ। ठीक है, आप उसको देख लो।
आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी है ना सिर्फ आपको पेपर पेपर यहाँ उसके आंसर वगैरह के साथ दिखा रहा हूँ, देख लो। देखो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना सारे, है ना, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे इंग्लिश वीडियो के लिए कमेंट किया था कि सर आपने इंग्लिश की वीडियो बहुत अच्छी प्रोवाइड की थी, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो गए थे। तो इसलिए फिर मुझे मतलब लगा कि बेचारा हिंदी का, मुझे पॉलिटिकल का और जो फिजिकल है उसका टाइम नहीं मिल पाया, और मैंने कमेंट भी फिर लेट पढ़े थे, फिर मैं दूसरी क्लासेस के पेपर बना रहा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। देख लो कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन आए हैं। इनके आंसर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, है ना। जो आंसर की वीडियो डाल रखी है, लेकिन मैंने ढूंढने में दिक्कत होती है बच्चों को, तो मैं ऐसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आंसर से देख लीजिए, है ना। ये सारे जो मैंने क्वेश्चन दिखाए थे ना, उसके आंसर देख लो। इसकी प्रैक्टिस करना चाहे आप कर सकते हो इसमें से पढ़ के, ठीक है ना। क्योंकि पिछले साल दो तीन क्वेश्चन भी अगर दे दे तो काफी बेनिफिट मिल जाता है। थोड़ी लाइट इसकी ब्लर हो रही है ना, ये लाइट ज्यादा होगी। ठीक है डियर, इतना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।